नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। न्यूज 24 के दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये लगातार तीसरा ऐसा साल है जब नए वर्ष के स्वागत के साथ ही बेहतरी की आस भी है और आशंकाएं भी। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार कोरोना महामारी की वजह से पिछले 2 वर्षों जैसी भयावह तस्वीर देखने को न मिले। ओमिक्रॉन के साए में लोगों की जान और जहान दोनों सुरक्षित रहे, लेकिन भरोसा और भय के बीच सिर्फ आम आदमी ही नहीं झूल रहा, बड़े बड़े नेता भी इसी ऊहापोह से जूझ रहे हैं। दरअसल 2022 में फरवरी मार्च के बीच होने वाले 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे बहुत हद तक देश की भविष्य की राजनीति तय करेंगे। खास तौर से उत्तर प्रदेश के नतीजे, जहां विधानसभा की 403 सीटें हैं और लोकसभा की 80 सीटें। आज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि 2022 में यूपी के नतीजे किस तरह से बीजेपी की आगे की राह तय करेंगे। अखिलेश यादव के लिए ये चुनाव क्यों जीवन मरण का प्रश्न बन चुका है। यूपी के नतीजे किस तरह से दलित राजनीति और मायावती का भविष्य तय करने के लिए बहुत अहम है। कांग्रेस ने इस बार अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। जाति की जगह जेंडर पर फोकस करते हुए पिंक मैनिफेस्टो जारी किया है, जिसकी परीक्षा अभी होनी है। आज कुछ ऐसे ही सुलगते सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे अपने खास कार्यक्रम 2022 में करो या मरो में। सबसे पहले बात बीजेपी की। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 2.5 साल बीत चुके हैं। आगामी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए एक छात्र की नजर से देखें तो छमाही परीक्षा की तरह है। किसी कंपनी के कर्मचारियों के लिहाज से देखें तो मिड टर्म अप्रेजल की तरह है, जिसके नतीजों का असर बहुत हद तक पार्टी के मनोबल और रणनीति पर पड़ना तय है। बीजेपी के लिए यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजे बहुत अहम हैं, क्योंकि यहाँ की जमीन पर बीजेपी ने अल्ट्रा हिंदुइज्म, अल्ट्रा नेशनलिज्म और अल्ट्रा वेलफेयरिज्म की गहरी छाप रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वाराणसी से सांसद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर से आते हैं। बीजेपी ने सूबे में सामाजिक और जातीय समीकरणों को साधने का पूरा इंतजाम किया है। ऐसे में अगर 2022 में बीजेपी को 2017 जैसे नतीजे नहीं मिले तो पार्टी को अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव करना पड़ सकता है, क्योंकि यूपी के नतीजों का असर इस साल गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी पड़ना तय है। राज्यसभा में बीजेपी का पलड़ा भारी या कमजोर करने में यूपी के नतीजे अहम होने वाले हैं। इसकी अहमियत का एक और कारण है, वो ये कि 80 लोकसभा सीटों वाले इस प्रदेश के नतीजे किसी के भी प्रधानमंत्री बनने में पिलर की भूमिका निभाते हैं। अभी काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है, आपने देख लिया ना। और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा। भगवान श्री राम के मंदिर के नाम पर वोट मांगना चाहते हैं, इनके लिए आस्था वोट है। आपको नसीमुद्दीन, इमरान, आजम और मुख्तार वाला निजाम चाहिए क्या? चाहिए क्या? बीजेपी महारथियों के तेवर और तूफानी दौरे बता रहे हैं कि यूपी के चुनावी अखाड़े में फाइट कितनी टाइट है। बीजेपी महारथी अच्छी तरह जानते हैं कि 2022 के नतीजों का असर कितनी दूर तक होगा। यूपी के नतीजे जितना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सियासी भविष्य तय करने में अहम किरदार निभाने वाले हैं, उतना ही 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अहम है। देखिए, बीजेपी के लिए 2022 का विधानसभा चुनाव जीतना अहम तो है, क्योंकि अगर वो नहीं जीत पाती है तो 2024 का लोकसभा चुनाव थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा।
कारण ये है कि जो बीजेपी जितनी भी सीटें लोकसभा में जीतती है तो उसकी लगभग 1/5 सीटें उसको उत्तर प्रदेश से मिलती हैं। तो उत्तर प्रदेश में अगर कमज़ोर होती है तो फिर उसको 272 का आंकड़ा जुटाना मुश्किल होगा। नए साल में यूपी के नतीजों से कई संकेत मिलने की उम्मीद है। मसलन ब्रांड मोदी वोट की सुनामी पैदा करने में अभी कितना कारगर बना हुआ है। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व और विकास के पोस्टर बॉय रहेंगे या नहीं। बीजेपी का हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और विकास का त्रिशूल कितना प्रभावी है। बीजेपी में नरेंद्र मोदी के बाद वैकल्पिक नेतृत्व का चेहरा कौन होगा। 2024 में उत्तर प्रदेश से बीजेपी के खाते में कितने सीटें आ सकेंगी। इस साल यूपी से राज्यसभा की खाली होने वाली 11 सीटों में से कितनी बीजेपी को मिलेंगी। इस साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी का पलड़ा पहले से मजबूत होगा या कमजोर। ऐसे में बीजेपी रणनीतिकारों ने देश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले यूपी में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, जिससे यूपी में 2017 जैसा प्रदर्शन दोहराया जा सकेगा। क्योंकि यूपी के नतीजों का असर इस साल गुजरात और हिमाचल में होने वाले चुनावों पर भी पड़ना तय माना जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी महारथियों को भीतर खाने कुछ डर भी सता रहे होंगे। मसलन समाजवादी पार्टी की गठबंधन नीति, जिसके जरिए अखिलेश यादव ने पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी में जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश की है। अयोध्या, मथुरा और बनारस के जिला पंचायत चुनावों में समाजवादी पार्टी की बढ़त, राजपूत बनाम ब्राह्मण बहस, जिसमें विकास दुबे एनकाउंटर के बाद से बीएसपी लगातार बीजेपी को ब्राह्मण विरोधी बताने में जुटी हुई है। साल भर चला किसान आंदोलन। ऐसे में बीजेपी सूरमा कभी कानपुर में जब्त नोटों के बहाने समाजवादी पार्टी को घेर रहे हैं, तो कभी चुनावी अखाड़े में ABCD और निजाम के मायने समझा रहे हैं। जो बक्से भर भर के नोट मिली है, नोट, उसके बाद भी ये लोग यही कहेंगे कि ये भी हमने ही किया है। ये समाजवादी पार्टी की ABCD ही उल्टी है। इनका है ए से मतलब है अपराध और आतंक, बी से मतलब है भाई भतीजावाद, सी से मतलब है करप्शन और डी से मतलब है दंगा। आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ भी उसी तरह खड़े दिख रहे हैं जहां 20 साल पहले यानी 2002 के गुजरात विधानसभा चुनावों के समय नरेंद्र मोदी खड़े थे। तब गुजरात चुनाव के नतीजों ने मोदी का कद बढ़ा दिया था। ऐसे में अगर यूपी में बीजेपी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतती है तो योगी की पहचान राष्ट्रीय फलक पर एक बड़े और मजबूत नेता के तौर पर स्थापित होती दिख सकती है। इस सवाल का जवाब भी कुछ हद तक मिल सकता है कि बीजेपी में मोदी के बाद कौन। लेकिन यह सब उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजों में बीजेपी के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। जिन 5 राज्यों यानी यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने हैं, उनमें से 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार है और पंजाब में कांग्रेस की। यूपी में बीजेपी को रोकने के लिए अखिलेश यादव ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सिकंदर की युद्ध नीति को अपनाते हुए अखिलेश यादव ने प्रदेश की जाति आधारित छोटी बड़ी पार्टियों से गठबंधन किया है। 2350 साल पहले सिकंदर ने भी छोटी ताकतों से उलझने की जगह उन्हें गले लगाते हुए आगे बढ़ने में अपनी बेहतरी समझी थी। इसी रणनीति की मदद से वो भारत तक पहुंचा था। लेकिन युद्ध नीति और लोकतंत्रीय राजनीति में बहुत अंतर होता है। 2017 के विधानसभा चुनाव में भी अखिलेश ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, लेकिन कोई खास कामयाबी नहीं मिली थी। साल 2019 में समाजवादी पार्टी ने अपने सबसे बड़ी राजनीतिक विरोधी बीएसपी के साथ हाथ मिलाया था, लेकिन उनका ये प्रयोग भी सूबे में बीजेपी को नहीं रोक पाया। अलबत्ता अखिलेश के उस प्रयोग से एक तरह से खत्म हो चुकी बीएसपी को जरूर ऑक्सीजन मिल गया। हालांकि इस बार अखिलेश की चुनावी सभाओं में और रैलियों में भारी भीड़ तो हो रही है, पर सवाल उठता है कि 2022 में बीजेपी को रोकने के लिए अखिलेश यादव जिस अंकगणित के भरोसे आगे बढ़ रहे हैं, वो चुनावी राजनीति में वोट के रसायन में तब्दील हो पाएगा।
ये समाजवादी पार्टी की एबीसीडी ही उल्टी है। वो कह रहे हैं समाजवादी लोग एबीसीडी सीख जाएं। हम उनसे कहते हैं कि पहले बाबा मुख्यमंत्री को एबीसीडी सिखा दो, फिर हम भी सीख जाएंगे। भ्रष्टाचार का जो इत्र उन्होंने पूरे यूपी में छिड़क रखा था, वो फिर सबके सामने आ गया है। अब आपकी भी समझ में आ रहा होगा कि बबुआ नोटबंदी का विरोध क्यों करता था। इस मैदान में और आसपास लाल और पीले लोग इकट्ठे हुए हैं, लेकिन हमें और आपको देखकर कोई जाने कहां लाल पीला हो रहा होगा। लखनऊ की सत्ता में वापसी के लिए अखिलेश यादव लगातार प्रयोग पर प्रयोग कर रहे हैं। एक एक वोट साधने के लिए जातीय समीकरणों के साथ साथ अटैक इज बेस्ट डिफेंस वाली रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं। जनता को हर वर्ग को धोखा दिया, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कि इस बार योगी सरकार नहीं होगी, उत्तर प्रदेश में योग्य सरकार होगी जो उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे ले जाएंगे। अखिलेश यादव ने पश्चिमी यूपी में बढ़त और जाट वोटरों को अपने पाले में लाने के लिए राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी के साथ गठबंधन किया है, तो पूर्वांचल में राजभर वोट बैंक में चुंबक लगाने के लिए सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर को अपने साथ मिला लिया है। महान दल जनवादी पार्टी और अपना दल कमेरावादी के जरिए कुर्मी, कुशवाहा और मौर्य समेत छोटी बड़ी जातियों के एक एक वोट को जोड़ने की कोशिश की है। शिवपाल यादव भी अखिलेश की अगुवाई वाले गठबंधन की साइकिल पर सवार हो चुके हैं। बीएसपी के प्रभावशाली बागियों और निकाले गए नेताओं का स्वागत करने में भी अखिलेश ने जरा भी हिचक नहीं दिखाई, तो पूर्वांचल के बाहुबली हरिशंकर तिवारी का कुनबा भी समाजवादी साइकिल पर सवार हो चुका है। मतलब सूबे के ब्राह्मणों को भी साधने में जुटे हैं। अखिलेश की रणनीति एक एक वोट जुटाकर बीजेपी को शिकस्त देने की है। बड़ी लंबी लड़ाई है, बड़ी महत्वपूर्ण लड़ाई है, और अगर इस मौके का फायदा उठाने में अखिलेश यादव कामयाब नहीं रहे तो उनकी भविष्य की राजनीति निश्चित रूप से सवालों के घेरे में होगी। अखिलेश यादव गठबंधन के जरिए अपनी ताकत बढ़ाने के साथ साथ कई और मोर्चों पर भी तूफानी रफ्तार से काम कर रहे हैं। मसलन जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश, इसके लिए 3 पैमानों पर काम चल रहा है। उम्मीदवार की क्षेत्र में लोकप्रियता, क्षेत्र के वोटरों का जातीय समीकरण और पार्टी के प्रति निष्ठा। अति पिछड़ी जातियों के मतदाताओं को अपने पक्ष में करना। 2014 के बाद बीएसपी के इस वोट बैंक में बीजेपी ने बड़ी सेंधमारी की। ऐसे अति पिछड़ी जातियों के वोटरों को साधने में समाजवादी पार्टी पूरी शिद्दत से जुटी हुई है। ज्यादा से ज्यादा रिजर्व सीटों को जीतना, क्योंकि कभी ज्यादातर आरक्षित सीटों पर बीएसपी उम्मीदवार चुनाव जीतते थे, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में आरक्षित 85 में से 75 पर बीजेपी उम्मीदवार चुनाव जीते थे। अगर अखिलेश इस बार जीत नहीं पाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि फिर उसके बाद उनकी पार्टी उतनी मजबूत रहेगी। अखिलेश यादव 2017 से लगातार प्रयोग पर प्रयोग कर रहे हैं, गठबंधन पर गठबंधन कर रहे हैं, लेकिन इससे उन्हें कोई खास कामयाबी नहीं मिली है। साल 2017 में समाजवादी पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ, लेकिन लोगों ने इसे पूरी तरह से नकार दिया। साल 2019 में अखिलेश और मायावती साथ आए। ये गठबंधन भी महज 6 महीने चला। इससे समाजवादी पार्टी को कोई खास फायदा नहीं दिखा, लेकिन बीएसपी 0 से लोकसभा में 10 सीटों पर पहुंच गई। अखिलेश यादव अच्छी तरह जानते हैं कि अगर इस बार जरा भी चूक हुई तो अगले 5 साल तक उनकी समाजवादी पार्टी को सत्ता से दूर रहना होगा। ऐसे में लगातार 10 साल तक सत्ता से दूर रहते हुए इतनी बड़ी पार्टी संभालना आसान काम नहीं होगा। पार्टी के भीतर अखिलेश की नेतृत्व क्षमता और फैसलों पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। मतलब 2022 के नतीजे बहुत हद तक अखिलेश यादव का राजनीतिक भविष्य तय करेंगे। 1990 के दशक के बाद हिंदुस्तान की राजनीति सेक्युलर और कम्युनल 2 खांचों में बटी हुई थी, लेकिन पिछले 7-8 वर्षों में देश की राजनीति में कट्टर हिंदुत्व के साथ साथ सॉफ्ट हिंदुत्व का हाईवे भी तैयार हुआ है, जिस पर वो सियासी पार्टियां भी तेजी से फर्राटा भर रही हैं जो कभी सेक्युलर पॉलिटिक्स की झंडा बरदार थी।
साल 2022 हिंदुस्तान में दलित राजनीति का भविष्य भी तय करेगा। जिस दलित वोट के दम पर मायावती 4 बार यूपी जैसे सूबे की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी, जिन्होंने अपने सोशल इंजीनियरिंग में ब्राह्मणों को जोड़ने का कामयाब प्रयोग किया, जो आजादी के बाद यूपी की पहली ऐसी मुख्यमंत्री बनी जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, वो मायावती साल 2012 से ही यूपी की सियासत से आउट है। पिछले साल जुलाई में अयोध्या में प्रबुद्ध सम्मेलन के साथ ही बीएसपी ने अपने चुनाव प्रचार का आगाज किया था। जय भीम के साथ जय श्री राम का नारा लगाकर बीएसपी ने भविष्य में अपनी राजनीति के संकेत भी दिए थे। यूपी में अब चुनाव सिर पर हैं, लेकिन मायावती चुनावी अखाड़े में अपने विरोधियों को ललकारती नहीं दिख रही हैं। न ही उनकी पार्टी के उतने पोस्टर और होर्डिंग्स दिख रहे हैं जितने समाजवादी पार्टी और बीजेपी के दिख रहे हैं। मायावती की दलित राजनीति को भी पश्चिमी यूपी में चंद्रशेखर आजाद रावण जैसे युवा नेता चुनौती दे रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर 2022 में भी मायावती सत्ता से दूर रही तो बीएसपी के भविष्य का क्या होगा? महापुरुषों के सम्मान में मैदान जिंदाबाद जिंदाबाद क्या पहचान अमर रहे। जो विरोधी लोग ये कहते हैं कि बीएसपी कहीं पिक्चर में नजर नहीं आ रही है, मेरे ख्याल अभी तक पिछले कई महीनों में जितने प्रोग्राम कांग्रेस ने, सपा ने, बीजेपी ने किए हैं, जितनी भीड़ उनके प्रोग्राम में अभी तक आई है उससे कई गुना भीड़ आज बीएसपी के अकेले एक प्रोग्राम में आप लोगों को देखने के लिए मिल रही है। मायावती को लगता है कि सूबे के 23% दलित वोटर अभी भी उसके साथ मजबूती से खड़े हैं। अगर 13% ब्राह्मणों का भी साथ मिल जाए तो यूपी में बीएसपी की सत्ता में वापसी तय है, क्योंकि हाल के चुनावों में भले ही बीएसपी को सीटें कम मिली हों, लेकिन करीब 20% वोट हासिल करने में कामयाब रही है। ऐसे में मायावती को लगता है कि ब्राह्मण वोटरों की नाराजगी की वजह से ही बीएसपी लखनऊ की सत्ता से बाहर है। दलित राजनीति क्या शिफ्ट लेगी? क्या दलित राजनीति पहले की तरह जैसे पहले कांग्रेस के साथ थी वैसे अब भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगी? ये एक बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलेगा इस चुनाव में। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ब्राह्मण वोटरों को अपने साथ लाने के लिए बीएसपी ने प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत अयोध्या से की। बीएसपी के मंच से जय भीम, जय भारत के साथ जय श्री राम और जय परशुराम का जयकारा सुनाई देने लगा। प्रबुद्ध सम्मेलनों के जरिए ब्राह्मणों को बीएसपी से जोड़ने का काम मायावती के खासम खास सतीश चंद्र मिश्रा कर रहे हैं। वहीं सूबे की महिलाओं का वोट बीएसपी के खाते में शिफ्ट करवाने की मुहिम में सतीश चंद्र मिश्र की पत्नी कल्पना मिश्र कर रही हैं। वो बीएसपी के टिकट से सांसद हैं। दलित वोट जो पारंपरिक महासमर्थक वोट बैंक रहा है, दरक चुका है। चेतावनी है, संकट का काल है मायावती के लिए। साल 2007 से 2022 के बीच समाज और यूपी की सियासत दोनों बहुत हद तक बदल चुकी है, पर मायावती आज भी 15 साल पुरानी सोशल इंजीनियरिंग के दम पर सत्ता में वापसी का ख्वाब संजोए हुई हैं। मायावती ये भी अच्छी तरह जानती हैं कि अगर 2022 में उनकी पार्टी मजबूत नहीं हुई या सत्ता से दूर रही तो उनके लिए बीएसपी को संभालना आसान नहीं होगा, क्योंकि उनके पास सत्ता हासिल करने का अगला मौका 2027 में आएगा और सत्ता से इतने समय तक दूर रहने वाली पार्टी को चलाने के लिए चंदा जुटाना भी बहुत मुश्किल होता है। बीएसपी एक काडर बेस्ड पार्टी है। अक्सर देखा गया है कि बीएसपी का वोटर चुनाव में शोर कम और वोट की चोट ज्यादा करता है। साल 2019 में जहां बीएसपी को 19% वोट मिले थे, वहीं 2017 और 2014 में करीबन 22%। मतलब चुनावी नतीजे भले ही सीटों में तब्दील हो या ना हो, लेकिन बीएसपी करीब 20% वोट हासिल जरूर करती रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि कहीं 2022 में बीएसपी छुपा रुस्तम न साबित हो। नए साल में कांग्रेस की उम्मीदें भी कम नहीं है। पार्टी 32 वर्षों से सूबे की सत्ता से बाहर है। लखनऊ की सत्ता में वापसी के लिए पिछले 3 दशकों में कांग्रेस कई प्रयोग कर चुकी है,
लेकिन कांग्रेस का वनवास खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब की बार यूपी के अखाड़े में कांग्रेस अकेले अपनी ताकत आजमा रही है। प्रियंका गांधी जाति की जगह जेंडर कार्ड के सहारे कांग्रेस को मजबूत बनाने में जुटी हैं। यूपी समेत दूसरे राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजे ये तय करेंगे कि 2024 में कांग्रेस की राहें क्या होंगी। मोदी विरोधी मोर्चे की अगुवाई कौन करेगा? आपको सशक्त बनाने के लिए हमने बहुत सारी ऐसी घोषणाएं की हैं जिनको रखने का हम वचन दे रहे हैं, और हम कह रहे हैं बल्कि एक हमारा गारंटी कार्ड भी है जो आपके घर घर आ रहा है। उसमें आपका एक स्पेशल नंबर होगा। आपको गारंटी है कि अगर हमारी सरकार आएगी ये गारंटी कार्ड आप इस्तेमाल करिए और उसके तहत आपको ये मिलेगा। लखनऊ की सत्ता में कांग्रेस को लाने के लिए प्रियंका गांधी महिलाओं को गारंटी कार्ड देने की बात कर रही हैं, लेकिन उन्हें इस बात का जरूर अंदाजा होगा कि लखनऊ की लड़ाई में कांग्रेस कहां खड़ी है। ऐसे में पार्टी के पक्ष में माहौल तैयार करने के लिए प्रियंका गांधी ने रणनीति में बड़ा बदलाव किया और महिलाओं को अपने साथ जोड़ने का फैसला किया। इसमें कोई शक नहीं कि आधी आबादी पूरी सियासी तस्वीर बदलने का मादा रखती है। इस साल फरवरी मार्च में जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उसमें सिर्फ पंजाब में ही कांग्रेस की सरकार है, जहां ज्यादातर सीटों पर 5 मोर्चे खुले दिखने तय हैं। इसी तरह उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की एंट्री ने लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया है, लेकिन इस पहाड़ी राज्य में कांग्रेस को उम्मीद दिख रही है। इसी तरह गोवा की गद्दी पर बीजेपी बैठी हुई है, जहां कब्जे के लिए कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और टीएमसी तीनों ने पूरा जोर लगा रखा है। कांग्रेस के पास 2022 के शुरुआती महीनों में पानी और बढ़त बनाने के लिए कई मौके हैं, और अगर कांग्रेस 5 राज्यों के चुनावों में अपना प्रदर्शन सुधार नहीं पाई तो इसका असर इस साल के आखिर में होने वाले गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनावों पर पड़ना तय है, जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई है। प्रियंका के हाथ में खोने के लिए बहुत कुछ नहीं था, तो वो कुछ भी जो अर्न करेंगी, कुछ भी जो कमा लेंगी, वो उनको आगे काम आएगा। दरअसल हर चुनाव के साथ एक आवाज उठती है कि बीजेपी विरोधी मोर्चे की अगुवाई कौन करेगा। कांग्रेस को लगता है कि वो इकलौती ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है जो बीजेपी को चुनौती दे सकती है, लेकिन हिंदुस्तान की राजनीति में कई ऐसे क्षेत्रीय पार्टियों के नेता हैं जो खुद को इस भूमिका के लिए फिट समझ रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो लगातार बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं। ममता तो यहां तक कह चुके हैं कि अब कोई यूपीए नहीं है। अरे क्या यूपीए? अभी यूपीए नहीं है। यूपीए क्या है? क्लियर करेगा बैठ के। राहुल जी क्या बोला? एक ऑल्टरनेटिव स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जो लड़ाई करते हैं। अगर कोई लड़ते नहीं है तो हम क्या करें? हम चाहते हैं कि सबको लड़ाई करना है, लेकिन में रह के। यूपी में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, बिहार में आरजेडी के तेजस्वी यादव, महाराष्ट्र में एनसीपी के शरद पवार और शिवसेना के उद्धव ठाकरे, तेलंगाना में टीआरएस के चंद्रशेखर राव जैसे नेता 2024 में बीजेपी के खिलाफ मोर्चाबंदी की स्क्रिप्ट आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं। वहीं मायावती जैसे नेता भी हैं जो अपने पत्ते आखिरी समय में खोलते हैं। बीजेपी विरोधी मोर्चा बनाने में जुटे कुछ क्षत्रप गठबंधन की ऐसी छतरी तानना चाहते हैं जिसमें कांग्रेस न हो। मुख्य धारा की लड़ाई में कांग्रेस दूर दूर तक नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि इस बार का बेहतर परफॉर्मेंस कांग्रेस को 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बहुत बड़ी ऑक्सीजन देगा। ऐसे में 2024 में कांग्रेस की सियासत किस रास्ते आगे बढ़ेगी, भविष्य में उसके साथ कौन खड़ा होगा और कौन नहीं, इसके संकेत 2022 के नतीजों से मिलने लगेंगे। ऐसे में 2022 के चुनावों में कांग्रेस पर बेहतर प्रदर्शन के लिए जबरदस्त दबाव है, क्योंकि अब क्षेत्रीय पार्टियों के भीतर कांग्रेस की जगह लेने के लिए भी भीतर खाने होड़ जारी है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि 2022 के चुनावी नतीजे देश में आगे की राजनीतिक तस्वीर साफ करेंगे, जो अभी बहुत हद तक धुंधली दिख रही है। अगर बीजेपी यूपी में 2017 जैसा प्रदर्शन दोहराने में कामयाब रही तो इसका मतलब साफ है कि अल्ट्रा हिंदुइज्म
अल्ट्रा नेशनलिज्म और अल्ट्रा वेलफेयरिज्म के एजेंडे को बीजेपी और तेजी से आगे बढ़ाएगी। अगर बीजेपी की सीटें 2017 से कम हुई तो पार्टी को अपनी रणनीति पर नए सिरे से काम करना होगा। ठीक उसी तरह जैसे किसी कंपनी के खराब क्वार्टरली नतीजों के बाद कंपनी का सीईओ, सीनियर मैनेजमेंट टीम, प्रोडक्शन और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी तक में फेरबदल करता है, क्योंकि बीजेपी रणनीतिकारों के लिए 2024 की राह में यूपी के नतीजे एक अहम पड़ाव की तरह हैं, जहां से आगे का रास्ता आसान और मुश्किल कुछ भी हो सकता है। इसी तरह अखिलेश यादव चुनाव दर चुनाव गठबंधन का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन बार बार रणनीति में बदलाव के बाद भी उन्हें साइकिल की रफ्तार बढ़ाने में कोई खास कामयाबी नहीं मिल रही। अगर 2022 में उनका गठबंधन का प्लान कामयाब नहीं रहा तो पार्टी के भीतर भी उनके फैसलों पर सवाल खड़े होने की आशंका है। अगर अखिलेश की रणनीति कामयाब रही तो दूसरे राज्यों में होने वाले चुनाव में भी बीजेपी विरोधी मोर्चा तेजी से बनेंगे। मायावती की बीएसपी पिछले 10 वर्षों से सत्ता से दूर है। ऐसे में अगर इस बार भी बीएसपी यूपी की सत्ता तक नहीं पहुंच पाए तो मायावती के लिए पार्टी संभालना आसान नहीं होगा। उन्हें सत्ता के लिए अगले 5 साल का इंतजार करना होगा। 2022 के नतीजे तय करेंगे कि आने वाले वर्षों में कांग्रेस की राजनीति किस दिशा में बढ़ेगी। 2022 के नतीजों पर ही ये भी तय होगा कि 2024 में विपक्ष कांग्रेस को बीजेपी विरोधी मोर्चे का नेता मानेगा या नहीं। आज बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे जानना और समझना हम सब के लिए बहुत जरूरी होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और निष्पक्ष खबर, सटीक विश्लेषण और अपने हक से जुड़े मुद्दों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।